जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दादी माँ का आत्मसम्मान। रेवती जी हाथ में चाय का प्याला लिए कुर्सी पर बैठी अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। तभी अचानक चाय झलक कर उनके हाथ पर गिर गई और वह अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ गई। रेवती जी की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वह अपने इकलौते बेटे को फ़ोन लगाकर बोली, हेलो अनुज बेटा, कैसे हो? कितने दिनों से तुम्हें फ़ोन लगा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि फ़ोन उठाते ही नहीं। माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि आपके फ़ोन का जवाब देने के अतिरिक्त भी मेरे पास और भी काम है, अनुज ने चिढ़कर कहा। तो रेवती जी बोली, बेटा वह सब मैं समझती हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मैं अपनी जगह परेशान हूँ। इस घर में मुझे अकेलापन काटने को दौड़ता है और मेरी डायबिटीज़ लगातार बढ़ती ही जा रही है और शरीर में तो छोटी मोटी बीमारियाँ तो लगी ही रहती हैं। अब और सहन नहीं होता। तुम कुछ दिन निकाल कर मेरे पास आ जाओ और मेरी डायबिटीज़ का इलाज करवा दो। माँ, इन फालतू कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप खुद जाकर डॉक्टर को दिखा दीजिए। बेटे की बात सुनकर रेवती जी हैरान रह गईं और गुस्से से बोली, फालतू के काम? अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना, बीमारी माँ का इलाज करवाना, आज तुम्हें फालतू के काम लग रहा है? अनुज, तुम शायद भूल रहे हो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें एक छींक भी आ जाती थी तो मैं गांव के सारे वैद्य इकट्ठे कर लेती थी। रात रात भर जागकर तुम्हारी सेवा किया करती थी। अपनी बैंक से छुट्टी लेती थी। तुम्हारे पिताजी नहीं थे तो माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाते हुए तुम्हें भली भांति पाल पोस कर बड़ा किया मैंने। अरे, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत करी। अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी दांव पर लगा दी। वह पैसे भी कम पड़ गए तो मैंने अपना ये मकान भी बेच दिया, जिसे तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बुढ़ापे के लिए बनवाया था। और फिर भी उस मकान को बेचकर मैं खुद किराए के मकान में रह रही हूँ। आधी से ज़्यादा मेरी पेंशन केवल किराए के मकान में ही चली जाती है, परंतु आज तक मैंने तुमसे शिकायत नहीं की थी। बोलते बोलते रेवती जी हाँफने लगी। अपनी माँ के मुँह से ये सब बातें सुनकर दौलत की चकाचौंध में डूबा हुआ अनुज अचानक ज्वालामुखी के लावे की तरह फूट पड़ा। अगर अपने बेटे के लिए मकान बेचा भी था तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया था। ठीक है, यदि इतने एहसान आपने मुझ पर किए ही हैं तो उन्हें चुकाने का समय आ गया है। आज तक जितना पैसा आपने मुझ पर लगाया है उतनी रकम मैं आज ही आपके बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ, और आज तक आपने जितने भी एहसान मुझ पर किए हैं सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। मेरा और आपका हिसाब एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसा कहते हुए अनुज ने फ़ोन पटक दिया। अपने इकलौते बेटे के मुंह से ऐसी बेशर्मी भरी जहर से भी ज़्यादा कड़वी बातें सुनकर रेवती जी का सिर चकराने लगा। चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा था। आँखों से आंसू अभी निकलने ही वाले थे कि उनकी नज़र अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर की ओर गई। इस समय उन्हें अपने पति द्वारा उनके अंतिम पलों में बोला गया एक वाक्य याद आ गया, रेवती, तुम मुझसे वादा करो, मेरे जाने के बाद कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दोगी। अपने पति के आखिरी शब्द याद आते ही रेवती जी तुरंत अपने चेहरे पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोली, नहीं जी, मैं रो नहीं रही हूँ। आप जहाँ भी हो हमेशा खुश रहना। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और बड़े अच्छे से रह रही हूँ। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। रेवती जी भरतपुर की सरकारी बैंक में असिस्टेंट रह चुकी थी। जीवन में उतार चढ़ाव को झेलते हुए और कठिनाइयों से जूझते हुए उन्होंने बड़ी मेहनत करके ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत किया था। एक बैंक में छोटी सी एम्प्लॉय होते हुए उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता कि वह अपने बेटे को समाज का जिम्मेदार नागरिक बना सके। लेकिन कहते हैं ना कि दिया खुद की प्रकाश से वंचित रह जाता है। यही कहावत रेवती जी पर भी लागू होती थी।
वह बिल्कुल नहीं जानती थी कि उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। रेवती जी का इकलौता बेटा अनुज था। उनके पति कमल जी का निधन अनुज के पैदा होने के 1 महीने बाद ही हो गया था। गांव समाज के लोगों ने उनके बेटे अनुज को अपशकुनी बताया। पति के जाने के बाद दुख तो रेवती जी को बहुत हुआ था, लेकिन उन्होंने सारी बातों को नकारते हुए अपने बेटे का बड़े खुले दिल से स्वागत किया। गांव वालों ने रेवती जी को अनुज की खातिर दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन रेवती जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह अनुज को अकेले ही माँ बाप दोनों का प्यार दे सकती हैं। गांव में ही रहते हुए उन्होंने शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अपने पुत्र अनुज का माँ की ममता और पिता की कर्तव्य निभाते हुए अकेले ही अनुज का पालन पोषण किया। घर का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी अपने बेटे के प्रति प्रेम के वशीभूत होकर बड़े ही आराम से कर दिया करती थी। अपने हाथों के बने खाने का एक एक निवाला बड़े ही प्रेम के साथ अपने बेटे को खिलाया करती थी। बैंक की नौकरी और अनुज को पौष्टिक खाना खिलाने से लेकर रात की लोरियां सुनाने तक सारे काम वे स्वयं किया करती थी। अपने बेटे के बारे में सोचते हुए उन्होंने जीवन भर अकेले रहना ही स्वीकार कर लिया था, परंतु अनुज को उसकी पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। रेवती जी के प्रयत्नों से अनुज अपनी पढ़ाई में ऊंचा मुकाम हासिल करने लगा और अपने कस्बे का सबसे अव्वल दर्जे का छात्र बन गया। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में अनुज ने 97% अंकों से साथ उत्तीर्ण किया। रेवती जी तो जैसे अपने जीवन के उस खुशी के पल को समेटे न समेट पा रही थी। खुशी के कारण उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। अब बारी थी जिंदगी के दूसरे पड़ाव की, जिसके लिए रेवती जी ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और अनुज का एडमिशन पुणे की एक बहुत बड़ी शिक्षण संस्थान में करवाया। ढलती उम्र की निराशा और जीवन में गहरे सन्नाटे के बावजूद उनके मन में यह उम्मीद थी कि उनका बेटा अनुज अपने गांव के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। अकाउंटेंट की पढ़ाई करने के साथ साथ ही अनुज की भेंट एक लड़की काव्या से हुई, जो कि उसी के साथ अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई और वह दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। इसके बाद अनुज ने फैसला किया कि नौकरी लगते ही अपनी माँ को काव्या के बारे में बता देगा। बहुत ही जल्दी देश की एक बहुत बड़ी कंपनी में उसे बढ़िया सैलरी पर एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। इस खुशी के साथ जब वह अपनी माँ के पास लौटा तो उसकी माँ हर बार की तरह उसके लिए पलकें बिछाए बैठी थी। अब तक उसके दिल में दुनिया की चकाचौंध ने दस्तक दे दी थी। अब पैसा उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बन चुका था, जिसके सामने माँ का प्यार, समर्पण और त्याग छोटा पड़ने लगा था। लेकिन अभी कुछ बची कुची संवेदनाएं थीं जिन्हें अपनी माँ के साथ वह बांटना चाहता था और लगे हाथ ही उसने सोचा माँ को काव्या के बारे में भी बताने का उचित समय है। जैसे ही उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया, उनके जीवन में तो मानो आनंद के हिलोरे पैदा हो गए। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। 2 दिनों के बाद अनुज ने अपनी माँ को काव्या से मिलवाया। काव्या से मिलने के पश्चात रेवती जी उसके आचार विचार से प्रभावित हो गई। उसका व्यवहार, बातचीत करने का ढंग और सलीका उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। बहुत ही जल्दी पुणे में अनुज ने अपनी माँ और कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों की उपस्थिति में काव्या के साथ विवाह कर लिया और उसके बाद काम के सिलसिले में दिल्ली चला गया। लेकिन अनुज वहां जाकर वहीं का होकर रह गया और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में ही सेटल हो गया। परंतु दूसरी ओर उम्र के इस पड़ाव में रेवती जी का अकेलापन अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। पहले तो अनुज हर तीसरे चौथे दिन फ़ोन कर लिया करता था, परंतु आज कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी उसके फ़ोन की घंटी सुनने के लिए रेवती जी के कान तरस गए थे। अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद बेटा और बहू के कारण बदल गया, परंतु यहाँ उल्टा था।
काव्या हर रोज़ शाम को रेवती जी को फ़ोन लगाया करती थी और उनका हालचाल जान लिया करती थी, और अपनी बहू काव्या के मुंह से 2 शब्द प्यार भरे बोल सुनकर रेवती जी का अकेलापन कुछ कम हो जाता था। परंतु वही अपने बेटे के व्यवहार से परेशान हो जाती थी। काव्या भी अपने पति अनुज से इसी बात को लेकर हमेशा झगड़ती थी कि वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया है कि जन्म देने वाली अपनी माँ के लिए भी उसके पास समय नहीं है। परंतु उस पर तो केवल पैसा कमाने का ही भूत सवार था। अपनी पत्नी की बात सुनकर भी वह अनसुना कर देता था। अपनी बैंक की नौकरी से तो रेवती जी रिटायर हो चुकी थी। अपनी सारी जमा पूंजी और मकान तक वह अपने बेटे पर लगा चुकी थी। बड़ी हुई डायबिटीज़ और अकेलापन दिन बीतने के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था, जिस कारण उन्होंने आज अपने बेटे को फ़ोन लगाया था। परंतु दूसरी ओर से जो जवाब अनुज ने दिया, उनका दिल अंदर तक दहल गया था। वे सोचने लगी, आधुनिकता की दलदल में फंसता हुआ उनका मूर्ख बेटा यह जान ही नहीं पाया यह एहसान नहीं था, बल्कि प्यार और अपनापन था उसकी माँ का। वे जानती थी कि हाई प्रोफाइल समिति और बुद्धिजीवी मानसिकता ने उनके बेटे का विवेक उनसे छीन लिया है। उनकी बहू काव्या उनके अकेलेपन की व्यथा को भली भांति समझती थी, परंतु अपने पति के व्यवहार के समक्ष बेबस थी। इसी दौरान काव्या और अनुज के घर रेवती जी की अगली पीढ़ी ने दस्तक दी और अनुज के घर नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजने लगी। पोता होने की खबर सुनकर रेवती जी स्वयं को रोक नहीं पाई और अगले ही दिन अपने बेटे के घर पहुंच गईं। अपने पोते से मिलकर उन्हें इतनी खुशी हुई मानो उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा उन्हें आज मिल गया हो। तभी तो कहा जाता है कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। अपने पोते को अपनी गोद में उठाकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वक्त 28 साल पीछे चला गया हो और उनका छोटा अनुज उनकी गोद में हो। नवजात के नामकरण का अधिकार काव्या ने रेवती जी को दिया और दादी ने उसका नाम मोहन रखा। उसके प्यारे से चेहरे को देखते हुए उनके मन में वात्सल्य उमड़ आया और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब काव्या ने ये दृश्य देखा तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई, क्योंकि कई सालों के बाद उसने अपनी सासू माँ को इतना खुश देखा था। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब उसने ठान लिया था कि वह उनके चेहरे की इस मुस्कान को कभी फीका नहीं पड़ने देगी और उन्हें अपने पोते से दूर कहीं नहीं जाने देगी। करीब 1 सप्ताह अपने बेटे के घर गुजारने के बाद जब रेवती जी ने वापस जाने का सोचा तो काव्या ने अपने पति अनुज से कहा, जी एक बात कहूँ, काफ़ी समय बाद मैंने माँ को हंसते मुस्कुराते हुए देखा है। अपने पोते को पाकर उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई है। दादी बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। मैं चाहती हूँ कि उनका यह चेहरा हमेशा यूं ही मुस्कुराता रहे, इसलिए अब से माँ जी भी हमारे साथ ही रहे तो कैसा रहेगा। काव्या ने यह बात इतनी विनम्रता और प्यार से कही कि अनुज के पास मना करने का कोई कारण ही नहीं बचा। अब रेवती जी अपने बेटे के घर में दिल्ली में ही रहने लगी। अपने पोते मोहन के साथ पाकर उनकी ज़िंदगी को मानो नए मायने मिल गए थे। नन्हे मोहन भी अपनी दादी जी का साथ बहुत भाता था। उनकी गोद में आकर उसे एक अलग ही तरह की खुशी मिलती। समय निकालकर काव्या ने अपनी सासू माँ को डायबिटीज़ के लिए बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई और उनका अच्छे से इलाज करवाया। इससे उनकी डायबिटीज़ अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रही थी। अब वह सही ढंग से खाने पीने भी लगी थी। काव्या इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि रेवती जी को उसके घर में रहकर किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे मोहन बड़ा हो रहा था, अपनी दादी जी के प्रति उसका प्रेम और भी बढ़ता जा रहा था। वहीं उनका अपना बेटा अनुज धीरे धीरे उनसे पूर्ण रूप से कटता जा रहा था। रेवती जी का जोर जोर से खांसी करना, घर के किसी काम में बोलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अनुज की काम की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही थीं, जिस कारण एक रात वो शराब पीकर नशे में धुत होकर घर लौटा। रेवती जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ
और गुस्सा भी आया, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। परंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ अब शराब पीकर लौटना अनुज का हर रोज का काम बन गया था। अक्सर शराब के नशे में वह काव्या को भी गालियां देने लगा था। रेवती जी ने चुप रहना अब उचित नहीं समझा और एक दिन उसे अपने पास बिठाकर समझाने लगी। देखो बेटा अनुज, यह शराब कोई अच्छी बात नहीं है। इनसे ना जाने कितने घरों को उजाड़ कर रख दिया है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम रोज शराब पीकर घर आते हो। कल तो तुमने हद ही कर दी जब तुमने बहू को भी गालियाँ दी। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तुम्हारा पारिवारिक जीवन और अधिक खराब न हो, इससे पहले कि तुम संभल जाओ और नशे से दूर रहो। माँ ने यह बात बड़ी ही आत्मीयता और प्रेम से कही थी, लेकिन अनुज को लगा जैसे उसकी माँ की बातें, उनकी चिंताएं केवल उसे ताना मारने और सताने और जताने के लिए ही हैं। ना जाने क्यों वह अपनी माँ के प्यार को पूरी तरह से भूल चुका था। अपनी माँ द्वारा समझाए जाने पर अनुज एकाएक भड़क उठा और बोला, माँ, आप मेरी ज़िंदगी में कोई दखल ना दें तो अच्छा है। मुझे मालूम है कि मुझे कैसे जीना है, कैसे रहना है और क्या खाना पीना है। मुझे ऐसे इंसान की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं जिसने अपने जीवन में कोई तरक्की ना की हो। मेरी ज़िंदगी में मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, आपके रूढ़िवादी ख्यालात के हिसाब से नहीं। इसलिए अपनी नसीहत अपने पास ही रखिए। अनुज की इन बातों से रेवती जी की आंखें आंसुओं से भर उठीं, परंतु उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि अब तो उनके पास गांव वाला मकान भी नहीं था जहां वह अकेली रह पाती। उनकी बहू काव्या ने भी उनकी ओर देखा और उसकी भी आंखों में आंसू बह निकले। बाद में उसने एकांत में अपने पति से बात करने की कोशिश भी की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन काव्या को भी महसूस हो चुका था कि उसका पति अपनी तरक्की के नशे में इतना चूर है कि उसके सामने वह किसी को भी कुछ नहीं समझता। एक दिन उसके पास उसके एक मित्र का फ़ोन आया कि आज रात उसके घर पर पार्टी है, परंतु अनुज ने हैरानी से पूछा कि तुम तो घर पे पार्टी करते नहीं थे, तुम्हारे माँ बाबूजी इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। तो उसके दोस्त ने बताया कि मैंने अपने माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, क्योंकि वह मुझे स्वतंत्र जीवन नहीं जीने देते थे। उनके जाने के बाद मैं आराम से हूँ। अपने मित्र की बात सुनकर अनुज को बहुत पसंद आई, क्योंकि वह स्वयं भी अपनी माँ की उपस्थिति में असहज महसूस कर रहा था। उसने अब मन ही मन तय कर लिया था कि वह भी अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आएगा, लेकिन वृद्धाश्रम भेजने की बात पर काव्या ने विरोध किया। उसने दलील दी कि मोहन को अपनी दादी जी के साथ बहुत अच्छा लगता है और फिर माँ की तबीयत भी अभी ठीक नहीं रहती। यह उनके आराम करने के दिन है, इसलिए हमें उन्हें अपने पास ही रखकर उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अनुज ने उसकी एक न सुनी और गुस्से में अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। उसने एक दादी को, उसके पोते और बहू को अपनी माँ की ममता से दूर कर दिया और रेवती जी को पहुँचा दिया दिल्ली के उस वृद्ध आश्रम में, जहाँ वृद्ध लोगों का वे सहारा था, जिसे इंसान ने ही अपनी उम्मीदों को ठोकर मार कर बनाया था। जिस समय रेवती जी उस वृद्धाश्रम में गई थी, उसी समय मोहन 8 साल का था। अपनी दादी को वृद्धाश्रम भेजे जाने पर वह बहुत उदास था। रह रहकर उसके मन में अपनी दादी के साथ बिताई गई मीठे पलों की याद उमड़ आती थी। उसे वह पल याद आता जब उसकी दादी जी आंखों में आंसू लिए उसके घर की दहलीज को पार करके चली गई थी, परंतु उस समय वह विरोध करने की स्थिति में नहीं था। उधर रेवती जी अपने आप को ही उन बंद दीवारों के बीच में जीने का हौसला तो दे रही थी, किंतु इसी के साथ ही वह इस चिंता में भी डूबी रहती, ना जाने वे जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर बैठी हैं जिसका फल उन्हें ऐसे मिल रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज मोहन 17 साल का हो चुका था और हर साल की तरह काव्या अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर उसकी दादी से मिलवाने वृद्धाश्रम लेकर आई और वहां जाकर रेवती जी और अन्य बुजुर्गों के साथ उसने मोहन का जन्मदिन मनाया।
रेवती जी और उनका पोता मोहन एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। वे आपस में मित्रों की तरह हंसी मजाक किया करते थे, परंतु हमेशा की तरह अलग होते समय दोनों की आंखों में आंसू थे। अपने पोते से अलग होते ही रेवती जी के मन में फिर से असीमित सन्नाटा पसर जाता। फिर से उन्हें अपनी जिंदगी निराश लगने लगती थी, परंतु वे कर ही क्या सकती थीं, क्योंकि जिस पौधे को उन्होंने अपने लहू से सींचकर पल्लवित किया था, आज वही पौधा वृक्ष बनकर उन्हें मुंह मोड़ चुका था। इधर मोहन ने भी महसूस किया कि उसकी दादी जी अब बहुत कमज़ोर पड़ चुकी थी, इसलिए वे अंदर ही अंदर अपनी दादी जी की देखभाल ना करने की ग्लानि से भर उठता था। दोस्तों, वह कहावत है ना, अपने कर्मों का फल हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। देखते ही देखते समय का चक्र बदला। एक दिन मोहन 17 साल की उम्र में ही बियर की बोतल चढ़ाए नशे में धुत शाम को पार्टी से घर लौटा। अचानक इस घटना ने अनुज के अंदर का पिता जाग उठा और एक सामान्य भारतीय पिता की तरह उसने भी अपने बेटे मोहन से प्रश्न किया, क्या तुम्हारी ये उम्र है नशा करने की? तुम्हें शर्म नहीं आई? इस उम्र में नशे में धुत होकर अपने पिता के सामने खड़े हो? गुस्से में अनुज ने पूछा, तो जवाब उसे अपने बेटे के मोहन से मिला। उसने उसे अंदर तक हिला के रख दिया। मोहन ने कहा, इट्स माई लाइफ माई रूल्स। मेरी ज़िंदगी मुझे अपने तरीके से जीनी है। आप भी तो ऐसे ही जीते हो। क्या आपने कभी दादी जी की बात सुनी थी? तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? फिर क्या था? अनुज ने एक जोरदार थप्पड़ अपने बेटे के गाल पर जड़ दिया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं था। आज अनुज की खुद की गलतियां ही उसके सामने उसे नीचा दिखा रही थी। अंदर ही अंदर उसे एहसास होने लगा कि जिस वृद्ध आश्रम में उसकी माँ मन मारकर जी रही है, वही वृद्धाश्रम अब उसका भी इंतज़ार कर रहा है। कुछ सालों के बाद वह भी अपनी माँ के स्थान पर ही होगा। उसका अतीत उसके सामने आने लगा। अपनी माँ के जिन चीखों और सिसकियों को उसने अपने नशे में चूर होकर हमेशा नज़रअंदाज किया, आज उसके सामने अपने बेटे की हरकतें उसे वह सब याद दिला रही थी। अनुज तिलमिला उठा। उधर काव्या ने जब अपने पति को गुस्से में तिलमिलाए हुए देखा तो आकर बोली, यदि आपने बबूल का बीज लगाया है तो आप फूल की कल्पना नहीं कर सकते। जैसा कर्म आपने किया है, फल तो वैसा ही मिलना था। पत्नी और बेटे की बातें सुनकर अनुज के सामने उसके अतीत के पन्ने खुलने लगे, जो उसे एहसास करा रहे थे कि उसने पैसा तो बहुत कमाया, नहीं कमा सका तो केवल अपनी माँ का प्यार। जिस माँ ने उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, उसी माँ को उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में वृद्धाश्रम की चार दीवारी में तड़पने के लिए छोड़ दिया। वह ना तो अपनी पत्नी का रहा, ना अपने बेटे का, और ना ही अपनी माँ का। रात बीत गई थी, सब लोग सो चुके थे, परंतु अनुज की आंखों में नींद कोसों दूर थी। आज तक उसने जो किया था, उसके साथ आज जो हुआ था, उसके बारे में सोच सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अगले ही दिन सुबह जब काव्या सोकर उठी तो वह देखकर हैरान थी कि अनुज नहा धोकर तैयार खड़ा था। उसने काव्या और अपने बेटे मोहन को भी तैयार होकर उसके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद अनुज ने गाड़ी रोकी तो काव्या और मोहन देखकर हैरान थे कि उनकी गाड़ी उसी वृद्धाश्रम के सामने खड़ी थी जिसमें रेवती जी रहा करती थी। काव्या और मोहन अभी गाड़ी से बाहर निकल ही रहे थे कि अनुज तेज कदमों से वृद्धाश्रम में चला गया। सामने देखा, एक वृद्ध जन लाठी का सहारा लेकर लड़खड़ाते कदमों के साथ आंगन में टहल रही थी। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगा मानो उस बुजुर्ग महिला का खून कब का सूख चुका हो। चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल था। सुकड़ी हुई हड्डियां मांस से बाहर निकल रही थीं। अपनी माँ के बारे में पूछने के लिए अनुज उनकी ओर गया। पास जाकर बोला, रेवती जी कहाँ मिलेंगी? लेकिन जैसे ही उस बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा तो अनुज का शरीर कांप उठा। वह सुन्न रह गया, क्योंकि वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ रेवती जी ही थी। तुरंत उनके पैरों में पड़ गया और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती नहीं गुनाह हो गया है, एक बहुत बड़ा गुनाह।
मैं जानता हूँ कि यह गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है, परंतु फिर भी मुझे प्रायश्चित का एक मौका दे दीजिए। मेरे कारण आपने उम्र भर दुख सहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। मुझे अपनी सेवा का एक मौका दे दीजिए। कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। रेवती जी ने कांपते हाथों से उसे उठाया और उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। उधर यह मर्मिक दृश्य देखकर मोहन रोते हुए अपनी माँ के गले लग पड़ा और बोला, माँ, यदि आपने मुझे उस दिन दादी जी को वापस लाने के लिए पापा को सबक सिखाने का आइडिया ना दिया होता तो आज यह सब कुछ मुमकिन ना होता। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑफ माँ। दरअसल मोहन उस दिन शराब पीकर नहीं आया था, बल्कि वह सारी घटना काव्या और उसके बेटे मोहन का एक सोचा समझा नाटक था, जिसके चलते आज अनुज सही रास्ते पर आ चुका था। काव्या ने आज साबित कर दिया था कि यदि एक बहू चाहे तो अपने परिवार को अपने प्रेम के धागे से मोतियों की तरह प्रो कर रख सकती है। तो दोस्तों, अपने पिता को सबक सिखाने के लिए मोहन ने जो रास्ता अपनाया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।